ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में नया टॉपिक हम ले रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। लीनियर वर्ड के आते ही इसका मतलब हो गया कि जिस डिफरेंशियल इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं उसमें डिग्री 1 है। तो यहाँ पर हम डिग्री 1 के डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम ऑर्डर को नहीं कह पा रहे कि वो कितना है, यहाँ पर ऑर्डर 1 से ज़्यादा है। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन हम कर रहे हैं उसमें फिक्स कर दिया हमने कि डिग्री तो 1 रहेगी, लेकिन ऑर्डर फिक्स नहीं है, ऑर्डर 2, 3, 4 हो सकता है, यानी ऑर्डर 1 से ज़्यादा है। इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन हम करने जा रहे हैं और कंडीशन क्या है, विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। उसमें जो कोएफिशिएंट यूज हो रहे हैं वो कांस्टेंट हैं, प्योर कांस्टेंट हैं। d2y dx2 प्लस a1 dy by dx प्लस a2y इक्वल टू q। इस तरह की फॉर्म अब आपको यहां पर मिलती है। और विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट का मतलब है कि ये जो यहां पर कोएफिशिएंट a1 a2 आए हैं ये कांस्टेंट हैं। यहां पर a1 a2 x y में कोई वैल्यू नहीं हो सकती हैं, ये कांस्टेंट होंगे। इक्वल टू में जो q है ये कोई फंक्शन हो सकता है, कोई कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, ये कोई भी वैल्यू ऑफ x में भी हो सकती है। इस इक्वेशन के सॉल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो ये दो तरह से सोचा जाता है। एक कि जो लेफ्ट हैंड साइड है हम केवल उसका सॉल्यूशन बताते हैं। जो लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्यूशन बताते हैं उसे कहा जाता है कि ये उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। और जो इक्वल टू वाले पार्ट का है उस सॉल्यूशन को कहा जाता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जो हमने लिखा है इसका ऑर्डर 2 है, तो इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स जो आएंगे आंसर में वो 2 ही आएंगे। तो इसमें जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में आते हैं। जो हमने राइट हैंड साइड वाला लिखा है पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो ये तो पर्टिकुलर इंटीग्रल है, इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं आता है। तो अब हम इस तरह की एक डिफरेंशियल इक्वेशन ले रहे हैं d2y dx2 प्लस a1 dy अपॉन dx प्लस a2y इक्वल टू 0, और इसका सॉल्यूशन हम पता करना चाहते हैं। यानी ऐसी एक डिफरेंशियल इक्वेशन हमने ली है जो ऑर्डर 2 में है, डिग्री 1 में है और उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल 0 है, हमने राइट हैंड साइड पर 0 लिया है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो केवल कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही होगा, या ये कहें डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही है। तो हम इसको सॉल्व इस तरह से करते हैं कि जो dx है इसे d से रिप्रेजेंट कर देते हैं, मीनिंग इसका वही रहता है। अब अगर मैं ddx का स्क्वायर करता हूं तो इसका मतलब है कि वो d स्क्वायर है, और इसी तरह से ddx का क्यूब है तो वो d का क्यूब है। तो ये लिखा जाएगा d स्क्वायर y प्लस a1 dy प्लस a2y इक्वल टू 0। इन सभी में से y कॉमन d स्क्वायर प्लस a1 d प्लस a2y इक्वल टू 0। तो जो ये हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बता रहे थे, यानी हम y की ऐसी वैल्यू बताना चाहते हैं जिसे यहां पर रख दें तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, और जो y है वो कोई x में फंक्शन होगा। उसे पता करने के लिए हमने dx को पहले d लिखा, तो इस तरह की एक कंडीशन बन जाती है। अब हम यहाँ पर जो ब्रैकेट के अंदर है जो कि क्वाड्रेटिक फॉर्म है उसके कुछ फैक्टर कर लेते हैं।
अब सपोज करते हैं कि इसके फैक्टर d माइनस एम वन और d माइनस एम टू इस तरह से आ जाते हैं। d माइनस एम वन डी माइनस एम टू इसके फंक्शन आ जाते हैं। तो अब इसका सॉल्यूशन हम ऐसे सोचें कि जो d माइनस एम वन और v ले लेते हैं। v किसको लिया है हमने? d माइनस एम टू वाई को v ले लिया है। तो अब ये नई इक्वेशन हमारे पास ऐसे बन गई d माइनस एम वन वी इक्वल टू 0, जिसे लिखें dv माइनस एम वन वी इक्वल टू 0। और d क्या है? डी डी एक्स है, तो इसे हम ऐसे लिख देते हैं dv dx माइनस एम वन वी इक्वल टू 0, dv अपॉन dx इक्वल टू एम वन वी, dv अपॉन v इज इक्वल टू एम वन dx। वेरिएबल सेपरेबल से इंटीग्रेशन करते हैं। log v इज इक्वल टू एम वन एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को log में ले लेते हैं log c1, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c1। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो कंप्लीट सोल्व करके ये बन जाता है c1 e रेज टू द पावर m1x। तो जो हमने इक्वेशन 1 में v लेट किया था वो v हमें इस फॉर्म में मिल गया है x में एक फंक्शन। अब हम इस v को पुट करते हैं इक्वेशन 1 में। d माइनस एम टू वाई इक्वल टू v यानी c1 e पावर m1x। और अब ये बन जाती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन जैसा कि आप बनाते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर से आता है, और इसमें जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो e पावर माइनस एम टू एक्स आ जाएगा, क्योंकि ये जो सॉल्यूशन है, ये जो इक्वेशन है, ये एक्चुअल में इस फॉर्म में है dy अपॉन डी एक्स माइनस एम टू वाई इक्वल टू c1 e पावर m1x। तो अब हम इसमें जो cf आता है उससे इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन गया e पावर माइनस एम टू डी एक्स इज इक्वल टू e पावर माइनस एम टू एक्स। सोल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन, जो यहाँ पर राइट हैंड साइड की वैल्यू है q, c1 e पावर m1x e पावर माइनस m2x dx, and this implies y e power minus m2x is equal to c1, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा e पावर m1 माइनस m2x अपॉन m1 माइनस m2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, एक दूसरा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c2। यहाँ पर जब ये इंटीग्रेशन होता है तो ये अपने साथ एक कंडीशन भी ले आता है कि ये इंटीग्रेशन तभी पॉसिबल है जब इसमें m1 माइनस m2 0 ना हो। m1 माइनस m2 नॉट इक्वल टू 0, या ये कहें कि m1 नॉट इक्वल टू m2, क्योंकि अगर m1 m2 इक्वल हो गए तो ये 0 हो जाएगा और ये टर्म नॉट डिफाइंड बन जाएगी। दिस इंप्लाइज y इक्वल टू c1। अब हम इसको राइट हैंड साइड पर ले जाएं, e पावर m1x अपॉन m1 माइनस m2 प्लस c2 e पावर m2x बन जाता है। अब यहाँ पर जो ये नई वैल्यू आई है c1 अपॉन m1 माइनस m2, ये अलग एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसे एक नया कांस्टेंट अगर हम c1 e पावर m1x प्लस c2 e पावर m2x,
तो नया कांस्टेंट अगर इसको C1 माने तो इस तरह से हम इसका आंसर लिख पाते हैं। तो ये जो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन ली थी, जो सेकंड ऑर्डर में थी और फर्स्ट डिग्री में थी, लीनियर फॉर्म में थी, उसका सॉल्यूशन इस फॉर्म में हमें मिलता है। यानी ये रिजल्ट इस बात पर डिपेंड करता है कि जो वो फैक्टर हमने m1 m2 लिए थे वो फैक्टर कैसे थे। ये मेथड तभी अप्लाई हो सकता है जब इसमें m1 और m2 इक्वल नहीं है, तब हम इस तरह से लिख पाते हैं। लेकिन अगर m1 और m2 दोनों इक्वल हो जाएं, इफ m1 इज इक्वल टू m2, अगर ये दोनों इक्वल हो जाएं तो हम अपना सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं। उस केस में हम अपना सॉल्यूशन यहां तक इसी तरह से लाएंगे और ये देखेंगे कि यहां पर m1 और m2 दोनों इक्वल हो जाते हैं। ये केस कब बनता है? ये तब बनेगा जब आपके पास d माइनस m y इक्वल टू 0 की फॉर्म है, क्योंकि जो सॉल्यूशन अभी हमने लिखा है वो d माइनस m1 d माइनस m2 y इक्वल टू 0 है। अब हमने क्या कहा, m1 और m2 दोनों इक्वल हो गए, m1 भी m हो गया, m2 भी m हो गया। तो इसी तरह से जब हम सॉल्यूशन पर आएंगे तो जब यहां इस लाइन पर आ जाते हैं तब ये बन जाएगा y e पावर माइनस mx, क्योंकि m1 m2 दोनों इक्वल हैं, इक्वल टू इंटीग्रेशन c1, और यहां पर m और m दोनों ये m1 m2 इक्वल हैं तो e पावर 0 होकर के 1 हो जाएगा dx, e पावर माइनस mx इज इक्वल टू c1x और प्लस c2। अब ये हो जाएगा y इक्वल टू c1x प्लस c2 e पावर mx। तो अगर वो फैक्टर में m1 m2 दोनों इक्वल हो जाते हैं तो जब हम इस वाली कंडीशन को अप्लाई करेंगे तब हमारा आंसर ये हो जाएगा। तो हमने इन दोनों कंडीशन को सॉल्व किया कि अगर m1 m2 डिफरेंट हैं तो हम ये कंडीशन लगाएंगे और वो दोनों इक्वल हैं तो हम ये कंडीशन लगाएंगे। बाकी और थोड़ा इसको आगे सिंप्लीफाई करके दो कंडीशन इसमें और बना लेते हैं। डी स्क्वायर प्लस a1d प्लस a2y इज इक्वल टू 0 इक्वेशन में हम d माइनस m1 d माइनस m2 इक्वल टू y इक्वल टू 0 लेकर के इस तरह से हमने बनाया था। अब हम ये सोचते हैं कि अगर इसके रूट m1 और m2 दोनों ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, इसकी वैल्यूज m1 मान लीजिए अल्फा प्लस आई बीटा है और जो m2 है वो अल्फा माइनस आई बीटा है, m1 एंड m2 आर इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म, तो हमारा आंसर फिर कैसे बनता है? तो हम इसको लिख देते हैं y इज इक्वल टू c1 e पावर m1x और m1 हमारा है अल्फा प्लस आई बीटा x प्लस c2 e पावर m2x यानी अल्फा माइनस आई बीटा x। इन दोनों में ही e पावर अल्फा x हम कॉमन ले लें तो c1 e पावर आई बीटा x प्लस c2 e पावर माइनस आई बीटा x, y इक्वल टू e पावर अल्फा x। अब इसे हम आयलर थ्योरम से लिख सकते हैं e पावर आई थीटा से, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा यानी cos बीटा x प्लस आई साइन बीटा x प्लस c2 cos बीटा x माइनस आई साइन बीटा x, y इक्वल टू e पावर अल्फा x ब्रैकेट cos और cos को एक साथ ले लें c1 प्लस c2 cos बीटा x
प्लस आई C1 माइनस C2 साइन बीटा एक्स, साइन वालों को एक साथ ले लिया और C1 प्लस C2 को एक नया कांस्टेंट और C1 माइनस C2 आई को एक नया कांस्टेंट बना दिया। तो ये लिखा जा सकता है y इक्वल टू ई पावर एल्फा एक्स ब्रैकेट C1 cos बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स। अगर m1 m2 की वैल्यू कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है यानी अल्फा प्लस आई बीटा और अल्फा माइनस आई बीटा है, तब हम उस आंसर को इस तरह से लिख सकते हैं और इसी को आगे और भी थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। y इक्वल टू ई पावर एल्फा एक्स, हम इसमें रूट C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें। यहां पर अगर हम इसको कोस में कोई वैल्यू लेते हैं तो ये साइन बन जाता है और इसको साइन ले लेंगे तो ये कोस बन जाएगा। तो अगर मैं इसको कोस अल्फा लिख लेता हूं, कोस अल्फा कोस बीटा एक्स, तो ये आ जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा एक्स। इस तरह से अगर हम इसको अल्फा यहां पर गामा ले लें, क्योंकि अल्फा हमने पहले लिया हुआ है, तो हमने ये किया कि अगर ये कोस गामा है तो ये फिर साइन गामा है, क्योंकि कोस स्क्वायर गामा प्लस साइन स्क्वायर गामा 1 होगा। आप इनको स्क्वायर करके ऐड करेंगे, ये भी 1 आ रहा है। y इक्वल टू ई पावर अल्फा एक्स अंडर रूट C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, और ये कोस में एक फार्मूला बन गया है कोस बीटा एक्स माइनस गामा। यहां पर जो गामा है वो कांस्टेंट है और यह भी वैल्यू कांस्टेंट है, इसलिए नए तरीके से इस आंसर को बना सकते हैं कि इसको हम एक कांस्टेंट C मान लें और इसे एक कांस्टेंट D मान लें। तो इस तरह से भी हम इस आंसर को लिख सकते हैं। तो अगर हमारे पास m1 और m2 दोनों कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हैं तो या तो हम अपने आंसर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं और इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब ये जो हमने फार्मूला बनाया है कोस में, ये हमारी चॉइस भी है। साथ में हम इसे साइन में भी बना सकते हैं, क्योंकि हम इसको साइन गामा मान लें और इसे कोस गामा ले लें, आपस में इंटरचेंज करें, तो ये साइन a प्लस बी के फार्मूले से साइन में भी कन्वर्ट हो जाएगा। तो उस तरह से भी इसको लिखा जा सकता है। अब हम इसमें नेक्स्ट केस पर आ जाएं कि अगर m1 m2 की वैल्यू इस तरह से हो रूट में, यानी इर्रेशनल फॉर्म में। तो इसमें जब हम ऐसे फॉर्म लेते हैं तो ये अंडर रूट बीटा और ये अंडर रूट बीटा, फिर से इसमें e पावर अल्फा एक्स कॉमन आ जाएगा और ये C1 e पावर रूट बीटा एक्स प्लस C2 e पावर माइनस रूट बीटा एक्स, इस तरह से बन जाता है। अब अगर हम सोचें कि इस आंसर को भी हम साइन कोस में बनाएंगे तो उसके लिए हम ये सोचें कि कोस थीटा हाइपरबोलिक में हम लिखते थे e पावर थीटा प्लस e पावर माइनस थीटा अपॉन 2, और साइन लिखा जाता था साइन थीटा इक्वल टू e पावर थीटा माइनस e पावर माइनस थीटा अपॉन 2। अब अगर हम इन दोनों को प्लस कर दें, कोस थीटा प्लस साइन थीटा, तो हमें e पावर थीटा मिलता है, और अगर माइनस कर दें कोस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू ई पावर माइनस थीटा मिलता है।
तो ये एक्चुअली में हम ये ले रहे हैं कि ये ई पावर थीटा है और ये ई पावर माइनस थीटा है। तो इन दोनों वैल्यूज को अब हम साइन कोस में लिख देते हैं। y इक्वल टू ई पावर एल्फा एक्स C1 ब्रैकेट cos अंडर रूट बीटा एक्स प्लस साइन अंडर रूट बीटा एक्स प्लस C2 cos अंडर रूट बीटा एक्स माइनस साइन अंडर रूट बीटा एक्स। y इक्वल टू ई पावर एल्फा एक्स, दोनों को cos को एक साथ लेने पर C1 प्लस C2 cos रूट बीटा एक्स, और इसी तरह से साइन वालों में C1 माइनस C2 साइन रूट बीटा एक्स। y इक्वल टू ई पावर एल्फा एक्स, इन्हें नए कांस्टेंट बनाना है, C1 और C2 या कोई भी, C1 cos रूट बीटा एक्स प्लस C2 साइन अंडर रूट बीटा एक्स। तो इस तरह से हम इसकी फॉर्म ये बना लेते हैं कॉस और साइन में, जो कि हाइपरबोलिक फंक्शन में आते हैं। तो ये भी नई फॉर्म जो है एक्चुअल में कुछ नए उससे नहीं आती हैं, ये ई पावर m1x और ई पावर m2x से ही आती हैं। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ई पावर mx वाला ही है, उसी से हम इन दोनों फॉर्म को भी बनाते हैं। अब हम समझते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे किए जाएंगे। तो हम क्वेश्चन करने के लिए इन मेथड्स को कंप्लीटली ऐसे सॉल्व नहीं करते हैं, हम शॉर्ट में इनको फार्मूलों की तरह यूज कर लेते हैं। जैसे दिया हुआ क्वेश्चन अगर ये है तो हम पहले इसमें एक ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लेते हैं। ये हेल्पिंग इक्वेशन है जो हमारी हेल्प करती है, सहायक समीकरण है ऑक्सिलरी इक्वेशन। इसमें क्या करते हैं हम, जो d होता है उसको m से रिप्लेस कर देते हैं, m स्क्वायर प्लस a1m प्लस a2 इज इक्वल टू 0। ये जो यहां पर लिखा है ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन ये हमने एल्जेब्रिक इक्वेशन बना ली है। इसमें y नहीं है, ना ही डिफरेंशिएशन है, d की जगह m लिख करके इस तरह से हमने बना लिया है। ये केवल सॉल्यूशन बनाने के लिए हम टॉपिक से अलग यानी डिफरेंशियल इक्वेशन से अलग अलजेब्रा की बात कर रहे हैं, इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं। वो इसलिए हमने ऐसा किया है कि जब हम आंसर लिखते हैं तो हमें केवल इस बात से मतलब होता है कि वो m1 m2 क्या है, तो हम डायरेक्ट यहां से m1 m2 पता कर लेते हैं और इसके फैक्टर कर लेते हैं, m माइनस m1 m माइनस m2, और सपोज ये वैल्यू आपके m1 m2 आ गई है। अब आपका आंसर इस बात पर डिपेंड करता है कि जो m1 m2 आए हैं ये m1 m2 किस तरह के हैं, दो डिफरेंट वैल्यू हैं, इक्वल वैल्यूज हैं, या इरेशनल में हैं या कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हैं। तो हम इसके अलग अलग कैटेगरी बना करके इसके आंसर लिखते हैं। m1 m2 these are roots of auxiliary equation. Case 1, if roots of auxiliary equation are distinct, जो रूट्स हैं वो अलग अलग हैं, m1 m2 डिफरेंट आए हैं, तब आंसर लिखा जाता है y इक्वल टू c1 e रेज टू द पावर m1x प्लस c2 e रेज टू द पावर m2x। अब मान लीजिए कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई थी इसमें ऑर्डर 3 होता, तो यहाँ d क्यूब भी होता, तो यहाँ से m क्यूब में इक्वेशन बनती और m की 3 वैल्यूज आती, तब हम आगे c3 e पावर m3x इस तरह से लिख देते हैं। केस 2, if two roots of auxiliary equation are equal, अगर इसमें दो रूट इक्वल हैं
तो हमने कहा m1 भी वही है और m2 भी वही है, दोनों इक्वल हो गए। तब लिखा जाएगा y इक्वल टू c1 प्लस c2x e पावर mx। अब उसी तरह से अगर हम ये सोचें कि ये क्यूब होता और 3 रूट इक्वल आ जाते, अगर 3 रूट इक्वल होते तो c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर भी इसके साथ आ जाता। तो जितने रूट इक्वल होते उसी तरह से ये चेन आगे चलती है। केस 3, इफ रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन are in complex form, यानी m इक्वल टू एल्फा प्लस आई बीटा m1 और m2 इक्वल टू एल्फा माइनस आई बीटा, तब आप उसमें सॉल्यूशन लिखते हैं y इक्वल टू ई पावर एल्फा एक्स ब्रैकेट c1 cos बीटा एक्स प्लस c2 साइन बीटा एक्स। या फिर इस तरह से आगे एक फॉर्मूला इसमें से बना लेते हैं c1 ई पावर एल्फा एक्स कॉस बीटा एक्स प्लस c2, और इसी को हम कॉस की जगह यहां पर साइन भी बना सकते हैं। केस 4, इफ रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन आर इन इर्रेशनल फॉर्म, अगर ये इर्रेशनल फॉर्म में है तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो m1 है वो अल्फा प्लस रूट बीटा है और m2 जो है वो अल्फा माइनस रूट बीटा है। तो केवल इतना चेंज आ जाएगा कि जो ये आंसर लिखे हुए हैं, जो सर्कुलर फंक्शन साइन कोस आए हुए हैं, उनकी जगह हाइपरबोलिक फंक्शन साइन कोस हो जाएंगे। ई पावर एल्फा एक्स c1 हाइपरबोलिक कोस अंडर रूट बीटा एक्स प्लस c2 हाइपरबोलिक साइन अंडर रूट बीटा एक्स, और y इक्वल टू c1 ई पावर एल्फा एक्स हाइपरबोलिक कोस अंडर रूट बीटा एक्स प्लस c2। तो ये 4 केसेस हमारे पास हैं जिनसे हम किसी ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जो लीनियर है, ऑर्डर 1 से ज़्यादा है, उनके हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यानी लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्यूशन लिखते हैं। तो हम हमेशा क्वेश्चन करने के लिए इन 4 केसेस को ही ध्यान रखते हैं और इन्हीं से आंसर्स लिखते हैं।